Hello dear students, today we are going to start very important topic from developmental biology unit. Okay, इस पर्टिकुलर टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इवन मैंने इस ईयर के क्वेश्चन जो 2023 में पूछे गए थे उनको भी यहाँ पे मेंशन किया है और अलोंग विद कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे। सो द टॉपिक इज रीजनरेशन। हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज रीजनरेशन। हम बात करेंगे आज रीजनरेशन के ऊपर और कंप्लीटली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इससे पिछले सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज रीजनरेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रीजनरेशन, कि रीजनरेशन का मीनिंग ही क्या है। राइट, सबसे पहले हमको समझना होगा कि रीजनरेशन का मीनिंग क्या होता है। सो रीजनरेशन बोले तो रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंटल फिनोमिना। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना जरा, कि रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंटल फिनोमिना आफ्टर बर्थ। यू कैन से बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ। अब जरा इस मीनिंग को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझते हैं। देखो, रीजनरेशन नाम से ही आपने अक्सर ये वर्ड पहले भी सुना होगा और नाम से भी कुछ मीनिंग क्लियर हो रहा है कि दोबारा से कोई चीज जनरेट होना। और हमने ये फिनोमिना अक्सर देखा भी है, हमने नॉर्मली नोटिस भी किया है कि जब छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है पूंछ। सिलामेंडर का अगर हाथ कट जाता है तो वो दोबारा से उग जाता है। हमने बहुत ही बेसिक और क्लासिकल एग्जांपल हाइड्रा के बारे में पढ़ा हुआ है कि हाइड्रा को हम बीच से कट कर देते हैं तो दो हाइड्रा बन जाते हैं। राइट, और हमने अक्सर ये ह्यूमंस के रेस्पेक्ट में भी पढ़ा है कि ह्यूमन का जो लिवर है, लिवर में रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। राइट, ओके, सो उन्हीं पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखें और वहां पे नोटिस करें तो आप क्या देखते हैं, वो फिनोमिना है, वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के फिनोमिना है। वो फिनोमिना है जो आफ्टर बर्थ रीएक्टिवेट हो रहे हैं, जो कि आफ्टर बर्थ रीएक्टिवेट हो रहे हैं। सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड रीजनरेशन। अब जरा यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म यूज होते हैं, उनको हमको समझना जरूरी है क्योंकि थ्रू आउट हम जब बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ रीजनरेशन फिनोमिना की तो वहां पे हम देखेंगे कुछ वर्ड यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन। सबसे पहला वर्ड यहाँ पे देखिए, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? आपने नो डाउट डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पहले भी पढ़ा होगा कि जब भी कोई सेल एक फाइनल आइडेंटिटी ले लेती है हम उस पार्ट को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल जरा यहाँ पे गौर करिए कि मान लीजिए ये कोई सेल थी, कोई स्टेम सेल थी, ये कोई एक स्टेम सेल है। और हम सबको पता है कि हमारी बॉडी की अगर स्किन सेल की बात करूं या कोई भी सेल की बात करूं तो वो जब एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी ले लेते हैं, जब मैं बोल रहा हूं कि स्किन की सेल, राइट, तो उसको आइडेंटिटी मिल चुकी है। मगर ये स्किन की सेल भी कहीं ना कहीं किसी स्टेम सेल से ड्राइव हुई होगी। राइट, स्टेम सेल होंगी, स्किन के ही एपिडर्मल स्टेम सेल हुई होंगी, उन्हीं से वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या बन रही है, वो स्पेसिफिक टाइप की आप क्या देख रहे हो यहाँ पे क्या बन रही है, स्किन की सेल बन रही है। राइट, स्टेम सेल है, स्टेम सेल से मान लीजिए स्किन की स्टेम सेल है तो ये आगे चल के क्या बनाएंगे, स्किन को डेवलप करेंगे, फाइनली ये क्या बनाएंगे, स्किन सेल बनाएंगे। अब जब मैं ये नाम दे दे रहा हूं, अभी इसकी आइडेंटिटी क्लियर थी नहीं, अभी तो मैं बोल रहा हूँ ये कुछ भी बना सकती है, स्टेम सेल तो कुछ भी बना सकती है। बट इसने क्या किया, इसने कौन सी टाइप की सेल को बनाया, स्किन सेल को बनाया। मतलब यहाँ पे एक आइडेंटिटी मिल गई, इस पर्टिकुलर स्टेम सेल को एक आइडेंटिटी मिल गई और वो आइडेंटिटी क्या है कि ये स्किन की सेल को बना रहा है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन। सिंपल मैनर में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ डिफरेंशिएशन बोले तो गेटिंग एन आइडेंटिटी, गेटिंग एन आइडेंटिटी। और आप सिंपल मैनर में बोल सकते हो जैसे ब्लड की सेल, जैसे आप नर्व सेल बोल रहे हो आप, या फिर मसल की सेल बोल रहे हो आप। जब टाइप ऑफ सेल को स्पेसिफाई कर दे रहे हो कि वो एक स्टेम सेल से बनने के बाद वो बन चुकी है, तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करना चाह रहे हो कि यस देखो इसको एक आइडेंटिटी मिल चुकी है जिससे हम इसको क्या बोल रहे हैं, आरबीसी बोल रहे हैं, हम इसको स्किन की सेल बोल रहे हैं, इसको हम नर्व की सेल बोल रहे हैं, नर्व सेल बोल रहे हैं। राइट, सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ओके, बट रीजनरेशन के टाइम पे कुछ और टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है, जरा इनको भी समझते हैं। तो पहली टर्मिनोलॉजी आपने देखी क्या, डिफरेंशिएशन। पहली टर्मिनोलॉजी आपने देखी डिफरेंशिएशन। आगे देखिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है डी डिफरेंशिएशन। क्या यूज होती है, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन।
व्हाट इज मीनिंग ऑफ डी डिफरेंशिएशन, चलिए जरा हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, जब भी कोई बॉडी ऑर्गन लॉस होता है, राइट, तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक केस में, उस पर्टिकुलर केस में रीजनरेशन की अगर पावर है, तो वहां पे आप क्या देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जरा यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं किसी सिलामेंडर की, ये एक सिलामेंडर है, ये इसके हाथ है, राइट, ये बॉडी पार्ट है, एब्डोमिनल पार्ट है, फिर यहाँ पे एक लेग वाला पार्ट आ जाएगा, राइट। अगर मैं बोलूं कि यहां से इसका ये हाथ कट रहा है, राइट, ये मान लो हाथ कोई बॉडी पार्ट लॉस हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसके पास रीजनरेशन की कैपेसिटी है, तो ये क्या करेगा, दोबारा से पूरे हाथ को ड्राइव कर लेगा, अलोंग विद फिंगर, पाम, सब कुछ उसका वैसा का वैसा जनरेट हो जाएगा, अगर मैं बोलूं इसके पास रीजनरेशन की पावर है। तो अब जरा यहाँ पे गौर करना कि जब ये रीजनरेशन करेगा, जब ये रीजनरेशन करेगा, तो इस पर्टिकुलर एम्पुटेटेड पार्ट पे, एम्पुटेटेड मतलब जो पार्ट कटा हुआ है, जैसे मैं एम्पुटेटेड आर्म बोलूं कि सिलेंडर की आर्म अगर यहां से कट गई है, तो मैं बोलूंगा इसको क्या, कटी हुई आर्म, या फिर इसी को क्या बोलूंगा, एम्पुटेटेड आर्म। तो जब ये एम्पुटेटेड आर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, कटी हुई इसकी आर्म देखने को मिलेगी, हाथ जो कटा हुआ है वो जब देखने को मिलेगा, आप क्या यहाँ पे नोटिस करेंगे, एक स्पेसिफिक फिनोमिना काम कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पे जो प्रेजेंट सेल है, यहाँ पे जो अवेलेबल सेल है, अब वो क्या करेंगी, अपनी आइडेंटिटी को लॉस करना स्टार्ट करेंगे। मतलब ये क्या करेंगे, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यहाँ पे क्या होगी, अब आइडेंटिटी थोड़ी सी लॉस होगी, लॉस आइडेंटिटी करना, अपनी आइडेंटिटी को खोना इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, राइट। डी डिफरेंशिएशन, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देना, यहाँ पे मैं यही मेंशन करता हूँ, लूजिंग आइडेंटिटी। बहुत ही की वर्ड्स में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे माइंड में कोई भी जंक ना आए, हम एकदम क्रिस्टल क्लियर होकर चीजों को समझते जाएं, ठीक है। तो हमने दो टर्मिनोलॉजी की बात की, राइट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, रीडिफरेंशिएशन। एक वर्ड यूज होता है रीडिफरेंशिएशन, क्योंकि अभी ये पूरे के पूरे इसी टॉपिक में यूज होंगे, इसीलिए हमको पढ़ना है। रीडिफरेंशिएशन, चलिए जरा समझते हैं रीडिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। रीडिफरेंशिएशन जब भी होगा, तो वो डी डिफरेंशिएटेड सेल का ही होगा। जरा अब यहाँ पे ऐसे ऐसे इस चीज को नोटिस करो कि ये एक स्टेम सेल थी, इससे एक स्किन सेल बनी, ये क्या हुआ था, डिफरेंशिएशन हुआ था। अब मान लीजिए डिफरेंशिएटेड सेल ही क्या करेगी, डी डिफरेंशिएट करेगी। डी डिफरेंशिएट मतलब ये अपनी आइडेंटिटी लूज करेगी। अगर ये पर्टिकुलर टाइप की सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, उस जगह प्रेजेंट है जहां पे रीजनरेशन की पावर है, मान लो इस हाथ वाले रीजन में प्रेजेंट है, जहां पे इसमें अभी कट लगा था, राइट। अब ये क्या करेगी, स्किन की सेल अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगी। ये अब इसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी इन द सेंस अब आप इसको स्किन सेल नहीं बोल रहे, जैसा कि ब्लास्टेमा के केस में भी देखने को मिलेगा, आगे जब समझाऊंगा। तो आप यहाँ पे नोटिस करिए कि ये जो स्किन की सेल थी, अब ये क्या हुई, डी डिफरेंशिएट हुई, और डी डिफरेंशिएट होने के बाद ही अब ये क्या करेगी, दोबारा से रीडिफरेंशिएट होगी, दोबारा से क्या होगी, रीडिफरेंशिएट होगी, राइट। और दोबारा से ये क्या करेगी, एक नई आइडेंटिटी गेट कर लेगी। नई आइडेंटिटी, मान लो ये स्किन में कई सारी स्वेट ग्लैंड होती है, तो ये कोई स्वेट ग्लैंड में कन्वर्ट हो सकती है, राइट। या फिर मान लो ये दोबारा से ही स्किन की सेल बन सकती है, स्किन सेल, या स्किन में भी डिफरेंट टाइप की अपर एपिडर्मिस में जो सेल्स होती है वो बन जाएगी। अब जब ये दोबारा से क्या कर रही है, नई आइडेंटिटी ले रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रीडिफरेंशिएशन। तो देखो, जब भी रीडिफरेंशिएशन हो रहा होगा, तो उसका मतलब पहले डी डिफरेंशिएशन हुआ होगा। जब तक डी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तब तक रीडिफरेंशिएशन नहीं होगा। नॉर्मली हम इस तरीके से मान के चलते हैं। एक केस और भी आता है निकल के सामने, जहां पे डायरेक्टली जो डिफरेंशिएटेड सेल है, जहां पे ये जो डायरेक्टली डिफरेंशिएटेड सेल है, वो एक नई आइडेंटिटी गेट कर ले। जहां पे ये जो डिफरेंशिएटेड सेल है, वो डायरेक्टली एक नई आइडेंटिटी ले ले, स्किन सेल, ये मान लो एक नई आइडेंटिटी है, न्यू आइडेंटिटी मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, ये क्या है, इसकी न्यू आइडेंटिटी है, नई आइडेंटिटी ले ले, राइट। इसको हम बोलते हैं ट्रांस डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं हम इसको, फोर्थ मैंने क्या मेंशन किया यहाँ पे, ट्रांस डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट इज ट्रांस डिफरेंशिएशन। ओके, तो हमने यहाँ पे चार वर्ड समझ लिए। चार वर्ड हमने समझे। रीडिफरेंशिएशन का मतलब गेटिंग न्यू आइडेंटिटी, गेटिंग न्यू आइडेंटिटी, राइट।
और ये आपने नई आइडेंटिटी किससे ली है, इस पर्टिकुलर जो डिफरेंशिएटेड सेल थी इसी से आपने ये नई आइडेंटिटी अटेन की। ठीक है, ट्रांस डिफरेंशिएशन का मतलब, ट्रांस डिफरेंशिएशन बोले तो विदाउट गोइंग डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटेड सेल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू न्यू आइडेंटिटी। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि जो डिफरेंशिएटेड सेल है, डिफरेंशिएटेड सेल डायरेक्टली get a new identity। अब जरा ध्यान से इन सारे वर्ड्स को दोबारा से समझ लो। आई एम नॉट मेकिंग यू कंफ्यूज, मैं बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। ध्यान से मेरी बात सुनो। हमने स्टार्ट किया टॉपिक रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि दोबारा से डेवलपमेंटल फिनोमिना का स्टार्ट हो जाना। वो फिनोमिना जो आपके मदर की बॉडी में स्टार्ट होते हैं। नॉर्मली आप क्या देखते हो, हाथ पैर कहाँ बन रहे होते हैं, मदर के बॉडी में बन रहे होते हैं जब हमारा डेवलपमेंट होता है। उसी तरीके के फिनोमिना दोबारा से स्टार्ट हो जाए आफ्टर बर्थ, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। सही है। रीजनरेशन में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होगी, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन की मतलब एक नई आइडेंटिटी ले लेना। जब आप रीजनरेशन देखोगे वहां पे आपको नॉर्मली ये देखने को मिलेगा डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएटेड सेल ने अपनी आइडेंटिटी लॉस की और दोबारा से नई आइडेंटिटी ले ली। कुछ केसेस में जो डिफरेंशिएटेड सेल है डायरेक्टली ट्रांस डिफरेंशिएट भी होती है, और ऐसा हाइड्रा के केस में देखने को मिलता है। राइट, सो दीज आर द टर्मिनोलॉजी। अब हम बात करेंगे जो रीजनरेशन, इसके टाइप होते हैं मेजर। 3 टाइप के आप रीजनरेशन देखते हो, उनको मैं यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन करता हूँ। चलो, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, रीजनरेशन के 3 टाइप होंगे। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि ये मैंने सारे के सारे भी आपके पीवाईक्यू उठाए हुए हैं। एक एक पीवाईक्यू को हम डिस्कस करेंगे। राइट, हम एक एक पीवाईक्यू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो जरा यहाँ पे देखो, रीजनरेशन के जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप होते हैं। रीजनरेशन की अगर मैं बात करूं, ये 3 टाइप के आपको रीजनरेशन देखने को मिलेंगे। द वेरी फर्स्ट इज एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस, देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट आपको ओवरव्यू देना बहुत जरूरी है, जिसपे मैं डिस्कशन कर रहा हूं। अभी ओवरव्यू पैटर्न में ही चल रहा है, क्योंकि अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हम दूसरे किसी सेशन में बात करेंगे, या हम फिर अपने अदर पार्ट में बात करेंगे। यहाँ पे डिटेल वर्जन नहीं है, ये आपके बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम आ रहा है, आप सभी को पता है। मैं रिवीजन कराते हुए आपके पीवाईक्यू सॉल्व कराने का उद्देश्य से लेके आया हूँ आज। ठीक है, चलिए जरा यहाँ पे देखिए, एपीमॉर्फोसिस में हम क्या बात करते हैं। एपीमॉर्फोसिस आपको नॉर्मली देखने को मिलेगी एम्फीबियंस में। कहाँ पे, एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में आप बहुत बहुत कॉमनली सैलामेंडर या न्यूट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, आप एग्जाम्पल में सैलामेंडर और न्यूट को ले सकते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे सैलामेंडर, और यहाँ पे एग्जाम्पल में न्यूट को ले सकते हैं। न्यूट भी एक सैलामेंडर के जैसा ही ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। राइट, अब जरा इसके बारे में जरा नोटिस करो, हो क्या होता क्या है। मान लो एक ये न्यूट या फिर एक सैलामेंडर रास्ते में जा रहा था, है ना। किसके साथ जा रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ये मान लो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के चल रहा था। राइट, ये दो अपने ऐसे करके गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था। ठीक है, ठीक है। और आप क्या देखोगे, इसके लिम्ब में पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। इसके लिम्स में क्या होती है, लिम्ब जो है, लिम्ब मतलब इसके हाथ पैर जो है, इनमें क्या होती है, रीजनरेशन की पावर है। आप क्या देखें, बाई एनी चांस एक गाड़ी आई, एक मतलब ट्रक आया मान लो, और उसने इसका हाथ यहाँ से कट कर दिया, और इसके पार्टनर को तो कुचल ही दिया, खत्म, पार्टनर धरती में चिपक गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखोगे, ये बहुत ही खुशनसीब था, इसका बस हाथ गया है, क्योंकि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हाथ दोबारा फिर डेवलप हो जाएगा। अभी देखो कैसे डेवलप होगा। जो ये यहाँ पे कट लगा, इसका ये जो हाथ कटा हुआ यहाँ पे गया इधर, राइट, इधर गया, ये जो कटा हुआ पार्ट इधर अलग हो गया। राइट, ये क्या है, यहाँ पे कट लगा है, इसको हम बोलते हैं एम्पुटेशन साइट। एम्पुटेशन साइट, जहां पे कट लगा है। राइट, क्या हुआ है, कट लगा है। अब जरा वर्ड समझो, नाम क्या है रीजनरेशन का, है एपीमॉर्फोसिस। एपी मींस ऑन या ओवर, राइट, मॉर्फ मतलब बॉडी, बॉडी के ऊपर रीजनरेशन होगा। समझो मीनिंग को, एपीमॉर्फोसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मेन बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर नया हाथ डेवलप होगा। इसके ऊपर क्या होगा, नया हाथ इस तरीके से डेवलप हो जाएगा।
ऐसा नहीं है कि हाथ के ऊपर बॉडी डेवलप होगी, समझो बात को। ऐसा नहीं है कि ये जो कटा हुआ हाथ है, ये जो कटा हुआ हाथ है, इसके ऊपर दोबारा से पूरा इस तरीके से बॉडी डेवलप होगी, नहीं। बॉडी बॉडी के ऊपर हाथ डेवलप होगा, हाथ के ऊपर बॉडी नहीं डेवलप होगी, समझ रहे हो? इसीलिए कह रहे हैं एपीमॉर्फोसिस। एपी मतलब ऊपर, मॉर्फोसिस मतलब बॉडी, बॉडी के ऊपर नया रीजनरेशन होगा, राइट। एक और होता है मॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस दूसरा क्या होता है? मॉर्फोलेक्सिस, जो हम हाइड्रा में भी पढ़ेंगे, ठीक है। जरा इसको देख लो यहाँ से। अब हो क्या रहा है, जैसे ही इसमें कट लगा, जैसे यहाँ पे कट लगा, ये एम्पुटेशन साइट है। अब जरा देखना, यहाँ पे ऊपर साइड में एपिडर्मिस होगी, राइट। एपिडर्मिस के नीचे आप क्या देखोगे? मेसोडर्मल सेल होंगे, यहाँ पे अदर सेल होंगी, और यहाँ पे नर्व सेल होंगी। यहाँ पे क्या होंगी? और नर्व सेल होंगी। यहाँ पे नर्व सेल भी होंगी, मसल सेल्स भी होंगी, राइट। यहाँ पे क्या नर्व सेल्स है और मसल सेल्स होंगी। ये सारी की सारी सेल प्रेजेंट है। अच्छा, जरा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो टाइप ऑफ सेल है उसमें कुछ एपिडर्मल सेल होंगी, सॉरी, कुछ यहाँ पे एक्टोडर्मल सेल होंगी, एक्टोडर्मल सेल होंगी, और मीजोडर्मल सेल होंगी। अब इस पर्टिकुलर साइट पे आप क्या देखोगे? इस पर्टिकुलर साइट पे एक ऊपर से एपिडर्मल सेल तुरंत इसको कवर कर लेगी, क्योंकि कट लगा है, यहाँ पे खून बह रहा होगा, तो जो एक्टोडर्मल सेल में एपिडर्मिस वाली सेल है वो कवर कर लेंगी, और यहाँ पे कैप क्रिएट करेंगी, जिस कैप को हम क्या बोलते हैं? एपिकल एक्टोडर्मल कैप, राइट। क्या बोलते हैं? एपिकल एक्टोडर्मल कैप, राइट। अब देखना इसके नीचे, जिस एपिकल एक्टोडर्मल कैप के नीचे क्या बोल रहे हैं हम इसको? एपिकल एक्टोडर्मल कैप। इस एपिकल एक्टोडर्मल कैप के नीचे, तुरंत नीचे आप क्या देखोगे? यहाँ पे जो सेल्स हैं वो करेंगी डी डिफरेंशिएशन। वो क्या करेंगी? डी डिफरेंशिएशन। वो क्या करेंगी? डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन मतलब यहाँ पे अब जितनी भी सेल होंगी, चाहे एक्टोडर्मल चाहे मेसोडर्मल, अपनी आइडेंटिटी लॉस करना स्टार्ट करेंगी, और उसके डी डिफरेंशिएशन के बाद यहाँ पे एक मास ऑफ सेल क्रिएट होगा। उस मास ऑफ सेल को ही हम क्या बोलते हैं? उसको मास ऑफ सेल को बोलते हैं ब्लास्टेमा। क्या बोल रहे हैं इसको? ब्लास्टेमा। अब ब्लास्टेमा क्या है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। ये क्या है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। ये भाई क्या है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, मतलब यहाँ पे सारी सेल डी डिफरेंशिएट होगी, तो अब उनका क्या हो गया? अब उनके पास क्या है? अनडिफरेंशिएटेड है, तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, राइट, जिसको हम ब्लास्टेमा बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जो नर्व सेल है, जरा ध्यान देना, ये जो नर्व सेल है, नर्व सेल, ये नर्व सेल एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं नेग, न्यूट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? नेग। क्या बोल रहे हैं इसको? नेग, न्यूट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट। अब यहां पे क्या होगा? कौन रिलीज? नर्व सेल रिलीज करती है। क्या करती है? रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? नेग। अब जरा एक चीज समझना, बहुत बहुत क्रिस्प में मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे जो पार्ट आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। अब ये जो न्यूट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट है, जो नेग रिलीज हो रहा है, अब जो नेग का अमाउंट होगा वो डिसाइड करके ये बताएगा कि कितना हाथ कटा है और कितना हाथ बनाना है। समझो बात को, क्या कह रहा हूं मैं? अब यहाँ पे क्या होगा? इस ब्लास्टेमा में जो नर्व सेल है वो क्या रिलीज करेंगी? नेग रिलीज करेंगी। क्या करेंगी? नर्व सेल, न्यूट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट, नर्व सेल क्या रिलीज करेंगी? नेग रिलीज करेंगी। अब इस जगह जितना नेग होगा वो ये आइडिया देगा कि हाथ कितना कटा है और कितना हाथ बनाना है। मान लो, मान लो कि ये ऐसे करके ये नेक का लेवल है, ये क्या है? नेक का लेवल है, इस तरीके से। अब यहाँ पे नेग कितना रिलीज हो रहा है, यहाँ पे कितना नेग रिलीज हो रहा है वो डिसाइड करेगा। मान लो अगर हाथ इतना लेवल है, यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये मान लो हाथ था, ये हाथ है। अगर हाथ कटा है कहां से? अगर हाथ कटा है इस जगह से, इस जगह से, तो जो नेक का लेवल लेवल होगा वो इधर कंसंट्रेशन है, तो इतनी कंसंट्रेशन होगी। समझ रहे हो? अगर हाथ यहां से कटा है, अगर हाथ यहां से कटा होता तो यहाँ पे रिलीज होता, जो नेग रिलीज होता उसका अमाउंट थोड़ा सा कम होता इस वाले से। तो यहाँ पे आप समझो एक बात को, कि जो नेग का कंसंट्रेशन है, न्यूट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट का जो कंसंट्रेशन है, वो ये आइडिया देता है कि कितना हाथ कटा है और कितना हाथ मुझे आगे बनाना है। ऐसा नहीं होता कि जब भी हाथ कटा, रीजनरेशन हुआ, तो अगला जो बना हुआ हाथ है वो और लंबा हो जाए कानून के जितना, है ना? ऐसा नहीं होता। उसका
एक्यूरेट उतना ही साइज होता है जितना पिछले वाले का था। तो इसका आइडिया कौन दे रहा है? नैग दे रहा है। नैग बोले तो न्यूट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट, राइट? इतना समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एपीमॉर्फोसिस। डन। बस यहाँ पे एक दो चीजें और समझ लो कि नैग ये आइडिया देगा कि कितना हाथ कटा है, कितना बनाना है। यहाँ पे जो एपिकल एक्टोडर्मल कैप है ये क्या रिलीज करती है? ये रिलीज करती है, यहाँ पे बस मैं क्रिस्प में बता रहा हूँ, FGF 4 and 8, राइट? ये क्या रिलीज करती है? FGF 4 and 8। कौन रिलीज कर रहा है? एपिकल एक्टोडर्मल कैप। वो FGF 4 और 8 कहां पे जाके काम लग ऐड होता है? वो जाके ऐड होता है या फिर वो जहां के एक्शन लेता है कहां पे? ब्लास्टिमा में। ब्लास्टिमा सेल इसके रेस्पेक्ट में क्या रिलीज करती है? FGF 10। क्या रिलीज करती है? FGF 10। और ये FGF 4 8 कहां से आ रहा है? एपिकल एक्टोडर्मल कैप से। और एपिकल फिर ये जो ब्लास्टिमा है, ब्लास्टिमा उसके रेस्पेक्ट में क्या रिलीज कर रही है? FGF 10। तो इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो आगे ग्रोथ कराता है। FGF क्या कराएगा? ये क्या कराएगा? ग्रोथ ऑफ लिम्ब। जो लिम्ब कटी हुई है उसकी अब आगे ग्रोथ हुई, राइट? प्रॉक्सिमल डिस्टल जो पोलैरिटी है उसकी आगे की तरफ वो ग्रोथ कराना स्टार्ट कर देगा। दिस इज एपीमॉर्फोसिस। मुझे उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, बस इतना ही जरूरी है। की पॉइंट में मैंने सारा समझा दिया। अब जरा आगे आ जाओ। पहला हमने क्या बताया? एपीमॉर्फोसिस। अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरा है मॉर्फोलेक्सिस। दूसरा रीजनरेशन का टाइप है मॉर्फोलेक्सिस, राइट? मॉर्फोलेक्सिस। जरा मॉर्फोलेक्सिस को समझो। मॉर्फोलेक्सिस को समझते हैं। देखो, मॉर्फोलेक्सिस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मॉर्फोलेक्सिस की बात करूं तो मॉर्फोलेक्सिस आपको देखने को मिलेगा कहां पे? हाइड्रा में। जरा मीनिंग समझो इसका। हमने क्या देखा था? एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस मतलब एपी मींस ऑन, मॉर्फो मतलब बॉडी, बॉडी के ऊपर रीजनरेशन हो रहा था। हाइड्रा में क्या होता है कि बॉडी, तुमने जैसे ही बॉडी को कट किया दो पार्ट में, ये मान लो एक हाइड्रा है, हाइड्रा सबने देखा हुआ है, राइट? इसको आपने दो पार्ट में कट किया, अब इधर से एक नया हाइड्रा बन जाएगा, इधर से एक नया हाइड्रा बन जाएगा। बस इसका साइज छोटा होगा पेरेंटल से, क्योंकि ये कटा और यहाँ पे तुरंत क्या हो जाता है? ट्रांस डिफरेंशिएशन का इवेंट आता है। यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन री डिफरेंशिएशन नहीं होता है, याद रखना मॉर्फोलेक्सिस में। यहाँ पे रीपैटर्निंग ऑफ सेल होता है और नई आइडेंटिटी वो ले लेते हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है? ऐसा कहां पे होता है? मॉर्फोलेक्सिस, मॉर्फोलेक्सिस हाइड्रा के केस में। जरा इसके कंसेप्ट को समझ लो। यहाँ पे क्या होता है, जो ये वाला पार्ट क्या है? इसका टेल है, या फिर आप इसी को फुट बोलते हो। और क्या बोलते हैं इसको? फुट बोलते हैं। ये क्या? हेड है। ये फुट है, ये हेड है और ये बॉडी है, राइट? अब ध्यान से सुनना। हेड वाले रीजन में दो कंपोनेंट मिलेंगे आपको। क्या मिलेगा? हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट और हेड इनविट्री ग्रेडियंट। फुट वाले रीजन में क्या बोलेगा? फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट, फुट इनविट्री ग्रेडियंट। सुनो ध्यान से। हेड वाले रीजन में क्या है? हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट, हेड इनविट्री ग्रेडियंट। हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट का काम क्या है? हेड को बना के रखना। और हेड इनविट्री ग्रेडियंट का मतलब क्या है? कि यहां पे हेड के अलावा और कुछ नहीं बनने देगा। हेड के अलावा यहाँ पे फुट नहीं बनने देगा। यहाँ पे क्या है? फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट। फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट क्या करेगा? फुट को बना के रखेगा। फुट इनविट्री ग्रेडियंट क्या करेगा? फुट के अलावा और कुछ बनने नहीं देगा। क्या करेगा? यहाँ पे फुट के अलावा और कुछ नहीं बनने देगा, ठीक है? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अब आप क्या देखोगे, या फिर इसका और ये ऐसे समझ लो कि फुट इनविट्री ग्रेडियंट क्या करेगा कि ऊपर से आप जब हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट डालोगे तो फुट इनविट्री ग्रेडियंट क्या करेगा? यहाँ पे और कुछ हेड वेड बनने नहीं देगा। इसी तरीके के अक्सर आप एक्सपेरिमेंट देखते हो, क्वेश्चन जो बन के आते हैं कि ये मान लो हाइड्रा है, राइट? आपने हाइड्रा से में क्या किया? यहाँ से हेड हेड वाले रीजन से कुछ सेल उठाई और उन सेल को उठा के आपने इसके यहाँ पे फुट वाले रीजन में रख दिया। यहाँ पे फुट वाले रीजन में रखने पे क्या हेड बनेगा? नो हेड डेवलपमेंट। क्या यहाँ पे हेड बना? नो हेड डेवलपमेंट। नो हेड क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे फुट इनविट्री ग्रेडियंट है। जो फुट इनविट्री ग्रेडियंट है वो और कुछ नहीं बनने देगा, राइट? वो और कुछ नहीं बनने देगा। सेम मैनर में यहां से सेल ऊपर डालोगे तो वो ऊपर वाले रीजन में नहीं बनेगी। अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट को अगर आप सेंटर में रख रहे हो, बॉडी में रख रहे हो, तो यहाँ पे हेड बनने लगेगा। अगर फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट वाले पार्ट को या फुट वाले पार्ट को यहाँ पे रख रहे हो तो यहाँ पे फुट बनने लगेगा। इतना समझ में आया? ये है मॉर्फोलेक्सिस की बात। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एंड दैट इज कि ऑर्गेनाइजर इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा, ऑर्गेनाइजर
ऑर्गेनाइजर इन द बॉडी ऑफ इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की बॉडी में ऑर्गेनाइजर क्या होता है, जरा ध्यान दो। हाइड्रा की बॉडी में ऑर्गेनाइजर हाइपोस्टोम वाले रीजन पे, यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड WNT एंड बीटा कैटेनिन। क्या होता है? WNT और बीटा कैटेनिन। इस पे अक्सर क्वेश्चन आए हुए हैं, इस पे अक्सर क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। WNT और बीटा कैटेनिन, WNT और बीटा कैटेनिन का जो कंपोनेंट है वो आपको कहाँ मिलेगा? हेड वाले रीजन में मिलेगा, जहां पे वो हेड को बनाता है और टेंटिकल्स को बनाने में मदद करता है। और क्या करता है? टेंटिकल को बनाने में मदद करता है। तो आप याद रखना, ऑर्गेनाइज इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा वो आपको हाइपोस्टोम हेड वाले रीजन में मिलेगा, जहां पे वो माउथ को बनाने में मदद करता है, हेड को बनाने में मदद करता है, प्लस टेंटिकल बनाता है, राइट। तो ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप ऑफ रीजनरेशन जरा और देख लो, दैट इज कॉल्ड कंपनसेटरी रीजनरेशन। कंपनसेटरी रीजनरेशन, कंपनसेटरी कंपनसेटरी जो रीजनरेशन है, ये आपको बस इतना याद रखो, एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ये कहां पे होता है? ये भाई लिवर में होगा। कहां पे होगा? लिवर में देखने को मिलेगा। और उसमें होता क्या है कि जो एग्जिस्टिंग सेल है वही अपने साइज को बड़ा कर लेती है, वही थोड़ा सा नंबर डिवाइड कर जाती है, और सारे काम को जो भी लॉस हुआ है उसको दोबारा से लॉस को कंपनसेट कर देती है, इसीलिए कहलाया जाता है कंपनसेटरी रीजनरेशन। तो यहाँ पे मैंने रीजनरेशन के सारे टाइप बता दिए आपको, थोड़ा सा डिटेल में समझा भी दिया, राइट। अब हम आ जाते हैं मेन क्वेश्चन वाले पार्ट पे, क्योंकि ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हमने जो भी रीजनरेशन वाला पार्ट कवर किया था, अब उसी पर्टिकुलर पार्ट के हम क्वेश्चन लगाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, लेट्स बिगिन। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गिवन ब्लो आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीजनरेशन। हमने रीजनरेशन को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अब उसके रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन है, हमको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पहला मिला है। स्टेटमेंट रीड करेंगे और देखेंगे कितने स्टेटमेंट सही है और कितने गलत है। ओके, सो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, द टाइप ऑफ रीजनरेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन लिवर इज कंसीडर एज कंपनसेटरी रीजनरेशन। सही बात है, हमने अभी पढ़ा भी था कि लिवर में जो टाइप ऑफ रीजनरेशन है वो कैसा है? कंपनसेटरी रीजनरेशन का टाइप है। ठीक है, दूसरा देखो, रीग्रोथ ऑफ हेयर स्टाफ फ्रॉम फॉलिकुलर सेल एग्जाम्प्लीफाई स्टेम सेल मीडिएट रीजनरेशन। वेरी गुड। स्टेम सेल मीडिएट रीजनरेशन आप हेयर फॉलिकल में देखोगे, निडोब्लास्ट सेल में भी देखोगे, जिसपे भी रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उस क्वेश्चन को भी कराऊंगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। regeneration occurring through repatterning of existing tissue with little new growth is known as morpholepsis। सही बात है। आपने अगर नोटिस किया हो, जब आप बात कर रहे थे हाइड्रा की, तो हाइड्रा में आप क्या देखते हो कि ये मान लीजिए पर्टिकुलर हाइड्रा है, ये हाइड्रा की हेड वाला रीजन है, ये बॉडी है, और ये फुट है। आपको जब एक्सपेरिमेंट कराए गए थे, या जो मैंने अभी समझाया भी था, उसमें मैंने मेंशन किया था अगर इसको बीच बॉडी से कट कर दिया, या यहाँ से कट कर दें, तो अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? देयर विल बी टू न्यू हाइड्रा, बट द साइज ऑफ हाइड्रा विल बिकम स्मॉल। जो हाइड्रा का साइज है वो कैसा हो जाएगा बच्चों? वो छोटा हो जाएगा। इससे क्या मीनिंग निकल के आ रहा है? इससे ये मीनिंग निकल के आ रहा है कि हाइड्रा का जब रीजनरेशन हो रहा था उस समय ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी, ग्रोथ बहुत ही कम हुई है, ना के बराबर। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है, उस वर्ड को आपको ध्यान रखना है, एंड दैट इज रीपैटर्निंग। यहाँ पे आपको याद रखोगे रीपैटर्निंग होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? रीपैटर्निंग हो रही है, राइट। तो आप यहाँ पे नोटिस करिए, रीजनरेशन अकर थ्रू रीपैटर्निंग, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर morpholepsis ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू विद लिटिल न्यू ग्रोथ। तो देखो हमने देखा कि ए स्टेटमेंट भी सही है, बी स्टेटमेंट भी सही है, सी स्टेटमेंट भी सही है, तीन स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो चुके हैं, राइट। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं, एडल्ट स्ट्रक्चर अंडरगोइंग डिफरेंशिएशन फॉर्मिंग अ ब्लास्टेमा। याद करो जब हमने एपिमॉर्फोसिस की बात की थी, वहां पे हमने देखा था कि ब्लास्टेमा टाइप की सेल या ब्लास्टेमा एक क्रिएट हुआ था। उस ब्लास्टेमा में मैंने मेंशन किया था क्या हुआ था? सबसे पहले डी डिफरेंशिएशन, याद है आपको? हमने भी डिस्कस किया है। तो डी डिफरेंशिएशन हुआ वहां पे, जिससे ब्लास्टेमा बनी, दैट देन रीडिफरेंशिएट, जो बाद में रीडिफरेंशिएट भी हो रही थी टू फॉर्म अ लॉस्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिमॉर्फोसिस। एकदम सही बात है।
तो देखो कितना सही क्वेश्चन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने अभी कवर की है, देखी है, समझी है, उसी से एज इट इज क्वेश्चन बन रहा है। और आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो कि आंसर डी आएगा यहाँ पे। ए बी सी डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या आ गया यहाँ पे? डी आ गया। इतना सही है। आंसर क्या आ गया यहाँ पे? डी आ गया। ओके, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाइड्रा शो मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन एंड इन्वॉल्व which one of the following signal transaction pathway in its axis formation। ध्यान से समझो, एक्सेस फॉर्मेशन में पहली बात तो एक्सेस फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको ना कई सारी, अक्सर आप देखोगे सीएसआर नेट के एग्जाम में जो इंफॉर्मेशन है ना, जो नॉलेज है, वो अनलिमिटेड जैसी लगती है। आप कितना भी पढ़ लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, है ना? समझ रहे हो इस बात को? तो आपको जब क्वेश्चन मिले, तो आप उस आपने जो चीज पढ़ रखी है उन कीवर्ड्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो। इस जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं बात करूं, कीवर्ड क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा से ये बात कंफर्म होती है कि हाइड्रा में मेनली मॉर्फोलैक्सिस वाला इवेंट होता है, राइट? तो हाइड्रा शो मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन, मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन, या वही आप मेंशन कर सकते हो एपिमॉर्फोसिस के बाद जो मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन होता है, मॉर्फोलैक्सिस भी मेंशन करते हैं। तो ये क्या आ गया? देखो ऑब्वियस सी बात है, मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन यहाँ पे मेंशन हो रहा है। एंड इन्वॉल्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। याद करो, एक्सेस फॉर्मेशन का एक मेन मीनिंग ये भी निकल के आता है कि मान लीजिए हाइड्रा की बॉडी है, ये हाइड्रा की बॉडी है। हाइड्रा की बॉडी में खूब सारे इस तरीके से टेंटिकल होते हैं, और अगर आपको एक्सेस फॉर्मेशन की बात करनी है, तो आप एक्सेस फॉर्मेशन की बात भी इसी में इस जगह पे करोगे, इस वाली जगह पे ही करोगे, जहां पे हेड वाला रीजन है, क्योंकि हेड वाले रीजन में बीच में माउथ होता है और खूब सारे टेंटिकल होते हैं, और इन्हीं की तो आप बात कर रहे हो, यही तो कहीं ना कहीं एक्सेस फॉर्मेशन की बात हो रही है कि यहाँ से खूब सारी एक्सेस बनती है। एक्सेस बनना मतलब यहाँ पे आप क्या देखते हो कि टेंटिकल्स बनते हैं। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में मैंने, याद करो, मेंशन किया था एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसको मैंने मेंशन किया था, ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा, इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा, याद है? और उसका नाम मैंने क्या मेंशन किया था? WNT, बीटा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन एंड WNT। सही बात है, बीटा कैटेनिन और WNT यही कैसे काम करते हैं? ऑर्गेनाइजर इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा की तरह काम करते हैं। अब जरा देख लो कहां पे, WNT, बीटा कैटेनिन, अभी हमने पढ़ा भी हुआ है। आई होप कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन केस ऑफ मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन, अच्छा एक चीज नोटिस करना, मॉर्फोलैक्सिस पे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, हाइड्रा के रिस्पेक्ट में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। देयर इज रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू, मैंने मेंशन किया है कि रीपैटर्निंग एकदम कीवर्ड है, एकदम कीवर्ड है, मगर कभी कभी कीवर्ड के साथ कुछ गलत भी दे देते हैं, उसका भी ध्यान रखना है। देयर इज रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू विद लिटिल ग्रोथ, मगर इस बात में तो कोई गलत है ही नहीं, कुछ गलत नहीं है, एज इट इज एब्सोल्यूट करेक्ट है। क्योंकि हाइड्रा के केस में आप क्या देखते हो कि रीपैटर्निंग होती है, जो एग्जिस्टिंग टिश्यू है उनकी क्या होगी? रीपैटर्निंग होगी, दोबारा से उनमें पैटर्निंग। रीपैटर्निंग का मतलब समझो कि जब आपने हाइड्रा को कट किया है, मान लो हाइड्रा, जब आपने इसको कट किया है, तो अब इस समय ये जो कटे हुए पार्ट है, अब ये जो कटे हुए पार्ट हैं, क्या इन पार्ट में हेड और फुट क्लियरली डिफरेंशिएट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा सर, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। तो उसी को आप रिपीटेनिंग भी बोल रहे हो कि अब आप क्या देखोगे, इसकी बॉडी में मैंने मेंशन किया था हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट था, हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट और फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट। हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट आपको हेड साइड में ज्यादा मिलेगा, हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट हेड साइड में ज्यादा मिलेगा, फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट फुट साइड में मिलेगा, राइट? अब आप क्या देखोगे, जब आपने इसको दो पार्ट में कट कर दिया, तो पूरी बॉडी में जो हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट है, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा होगा तो हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट क्या होगा? यहाँ पे खूब सारा फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट होगा, इधर साइड में खूब सारा हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट होगा, होगा तो थोड़ा सा नीचे साइड में फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट होगा। अब ये जो कटे हुए दोनों पार्ट है, ये करेंगे रीपैटर्निंग, और अपने जो हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट और फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट है, उनको दोबारा से उनकी पर्टिकुलर पोजीशन पे लेके आएंगे। जितना भी बचा हुआ हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट होगा, अब वो ऊपर साइड में चला जाएगा, चाहे बेशक थोड़ा सा ही हो, मगर फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट, हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट। इसे मैंने में यहाँ पे जितना भी हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट होगा वो ऊपर आ जाएगा, फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट नीचे आ जाएगा। दिस इज रीपैटर्निंग काइंड ऑफ।
अब आप क्या देखोगे, अब यहाँ पे दोबारा से रीजनरेशन स्टार्ट होगा और यहाँ पे WNT का एक्सप्रेशन होगा थोड़ा सा, फिर वो यहाँ पे भी हेड बनाना मदद करेगा। फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट क्या करेगा कि इस वाले पार्ट को अपने आप ही फुट में कन्वर्ट कर देगा। और फाइनली आप क्या देखोगे कि जब ये फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट भी बन रहा है तो उस समय थोड़ी सी ग्रोथ भी होती है। फाइनली आप क्या देखोगे, टू हाइड्रा डेवलप हो जाएगा। अब ये जो दो हाइड्रा बने, आपने इसमें क्या मेंशन किया, इसमें यही तो मेंशन किया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रीपैटर्निंग हो रही है एग्जिस्टिंग पार्ट में, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में। यहाँ पे क्या हो रहा है, रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू, जो एग्जिस्टिंग टिश्यू है उनमें दोबारा से पैटर्निंग हो रही है कि ये जो टिश्यू है अब इसमें फिर से हमको हेड बनाना है, ये वाला जो टिश्यू है अब इसको फुट में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या देख रहे हो, रीपैटर्निंग हो रही है एग्जिस्टिंग टिश्यू की, और जिसमें थोड़ी सी ग्रोथ भी होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, आगे के स्टेटमेंट भी देखना जरूरी है, देखते हैं सही है या गलत है अगले स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, देयर इज रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू आफ्टर स्टेम सेल डिवीजन हैज बीन टेक्स प्लेस। क्या यहाँ पे स्टेम सेल डिवीजन टेक प्लेस होता है? ये देखो यहाँ पे स्टेम सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था ट्रांसफॉर्मेशन। क्या मेंशन किया था? डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ट्रांस डिफरेंशिएशन या ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि इस वर्ड यूज करो ट्रांस डिफरेंशिएशन। ट्रांस डिफरेंशिएशन में विदाउट गोइंग डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन डायरेक्टली वो सेल अपने फेट को चेंज करती है। तो यहाँ पे स्टेम सेल मीडिएट नहीं, यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ट्रांस डिफरेंशिएशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तो भाई बी स्टेटमेंट हमारा गड़बड़ हो जाएगा इस लिहाज से। अगला देखिए, देयर इज सेल डिवीजन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल विच मेंटेन देयर डिफरेंशिएटेड स्टेट टू फाइनली फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर इज सेल डिवीजन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल। जो डिफरेंशिएटेड सेल है उन्हीं में सेल डिवीजन होता है? नहीं भाई, सेल डिवीजन डिफरेंशिएटेड सेल में नहीं होता। डिफरेंशिएटेड सेल ट्रांस क्या करेंगे वहां पे, ट्रांस डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटेड सेल में डिवीजन नहीं हो रहा, यहाँ पे ट्रांस डिफरेंशिएशन की कंडीशन मिल रही है। इस लिहाज से ये हमारा सी स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज डी डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल इन द कटिंग सरफेस। देखो मैंने मेंशन किया यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन नहीं होता है, यहाँ पे ट्रांस डिफरेंशिएशन होता है। इस पर्टिकुलर सेट के अकॉर्डिंग तो हमारा तो पहला ही आंसर सही आएगा, राइट। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। आई होप कि आपको क्लियर हो रही होगी। देखो मैंने प्रॉपर तरीके से चीजों को समझाया भी है, अब इसीलिए उसी मैनर में मैं आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, जिससे पर्टिकुलर ये टॉपिक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगला देखिए, इफ हाइड्रा इज फ्रेगमेंटेड इनटू वेरियस पार्ट। आपसे क्या बोला गया यार, हाइड्रा को आपने कई सारे पार्ट में ब्रेक कर दिया है। सेपरेटेड ग्रुप ऑफ सेल रीपैटर्न, बिल्कुल सही बात है, रीपैटर्निंग होती है, रीपैटर्न देमसेल्फ इनटू वेरियस स्मॉल हाइड्रा। ओके दैट्स गुड। चलो जैसे यहाँ पे मान लो अगर ये एक हाइड्रा था, मैंने इसको एक दो तीन चार चार पार्ट में काट दिया। ऐसा नहीं है कि अब इससे चार हाइड्रा नहीं बनेंगे, बनेंगे। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे यहाँ पे चार हाइड्रा ही बन रहे हैं, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल है? दैट इज अगेन पॉसिबल ड्यू टू रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू विद लिटिल ग्रोथ। आप यहाँ पे क्या देखेंगे, वही जो हेड, ऐसा नहीं है कि इस वाले पार्ट में हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट है और फुट नहीं है तो बाद में आने वाले टाइम में यहाँ पे फुट नहीं मिलेगा। मिलेगा भाई, वो तो सेल के पास क्या होते हैं, हर पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए जीन होते हैं, जीन का एक्सप्रेशन होगा। जब वो कटेगा तो उस समय जीन एक्सप्रेशन भी होगा भाई, समझ रहे हो बात को। और जब जीन एक्सप्रेशन होगा तो उस जीन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वो सारे कंपोनेंट या वो सारे जो मॉर्फोजन है वो अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट, यहाँ पे फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज हाउ यहाँ पे रीपैटर्निंग होगी एग्जिस्टिंग टिश्यू की। और आप इसको तो आंसर इजीली कर सकते हो, मॉर्फोल एक्सेस, राइट। मॉर्फोल एक्सेस रीपैटर्निंग में अपन क्या मेंशन कर रहे हैं कि सच मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज टर्म्ड मॉर्फोल एक्सेस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मॉर्फोल एक्सेस कैन बी डिफाइंड एज, देख रहे हो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉर्फोल एक्सेस से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। प्रोडक्शन ऑफ लॉस्ट ऑर्गन बाय डिवीजन इन रिमेनिंग सेल। क्या डिवीजन इन रिमेनिंग सेल होता है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता। Reinitiation of cell division in existing cell followed by repatterning. This word is very important. Repatterning of those cell. यहाँ पे क्या होगा, repatterning होगा। Production of complete organism by single cell. क्या सिंगल सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा? ये कोई जाइगोट है क्या? नहीं ना। सो दैट्स व्हाई यस, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड स्टिमुलस, ये तो अलग कीमोटैक्सिस की बात कर रहा है या टेक्टिक मूवमेंट्स की बात कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर शुड बी सेकंड वन। दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस, क्योंकि यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि ये रीपैटर्निंग वर्ड इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एग्जिस्टिंग सेल उनमें डिवीजन होगा ही होगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ
इन हाइड्रा इफ एनी पार्ट लॉस्ट रिमेनिंग पोर्शन रीपैटर्न। अरे भाई कितने क्वेश्चन देखो इस चीज से आए हुए हैं। आप अगर ईयर्स नोट करेंगे हर ईयर आपको अल्टरनेट ईयर में इस पे क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ये दर्शाता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एपिमॉर्फोसिस और मॉर्फोलेक्सिस मेन है। कंपनसेटरी पे बस आपका क्या पूछा जाता है कि लिवर में होता है, ये पूछा जाता है। और एक स्टेम सेल मीडिएट रीजनरेशन की भी बात हो रही है, रिसेंट ईयर में उस पर भी बात कर रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। स्टेम सेल मीडिएट जैसे हेयर फॉलिकल में होता है, निडोब्लास्ट सेल में होता है, तो ये थोड़े थोड़े एग्जांपल है, इनको भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो रिपेटेटिंग गिव राइज टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलेक्सिस। यार कुछ खास सोचना ही नहीं है, हाइड्रा ध्यान में रखना है बस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ टाइप ऑफ रीजनरेशन इन विच द डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड। यहाँ पे एक टाइप का डिफरेंस मतलब जहाँ एक टाइप का रीजनरेशन जिसमें जो डिफरेंशिएटेड सेल है वो क्या कर रही है, वो डिवाइड कर रही है। डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड maintain their differentiated function without de-differentiation and production of undifferentiated mass is known as। सोच के देखो क्या होगा। देखो मॉर्फोलेक्सिस होगा नहीं, यहाँ पर रीपैटर्निंग की बात नहीं हुई, ठीक है। आप एपीमॉर्फोसिस को सोच रहे होगे कि यहाँ पे डिफरेंशिएटेड सेल डी डिफरेंशिएट, अगर क्या है यहाँ पे रीडिफरेंशिएट हुई तो रीडिफरेंशिएट भी नहीं हुई। और अब आप यहाँ पे देखो कि अ टाइप ऑफ रीजनरेशन इन विच डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड। जो डिफरेंशिएटेड सेल है वही, मान लो कि ये अगर लिवर की सेल है, ये डिफरेंशिएटेड सेल है, यही क्या करेगी, डिवाइड कर जाएगी, डिवाइड करेगी, मेंटेन देयर डिफरेंशिएटेड फंक्शन। अभी भी ये लिवर का ही फंक्शन रखेगी, डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड फंक्शन अभी भी मेंटेन है, राइट। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, डिफरेंशिएटेड फंक्शन अभी भी मेंटेन है विदाउट डी डिफरेंशिएशन। नो डिफरेंशिएशन, क्या यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन हो हुआ, नो डी डिफरेंशिएशन, यहाँ पे कोई डी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। एंड प्रोडक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास इज नोन एज। विदाउट डी डिफरेंशिएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास, नो डी डिफरेंशिएशन एंड ना डी डिफरेंशिएशन हुआ एंड नो फॉर्मेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास। ये अनडिफरेंशिएटेड मास आपका ब्लास्टेमा में बनता है। ये कहाँ पे बनता है एक्चुअली में, ब्लास्टेमा में। ये आपका ब्लास्टेमा बनता है। यहाँ पे कोई डी डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, कोई डी डिफरेंशिएशन हो रहा है, बस सेल डिवीजन कर जाती है और अपने फंक्शन को भी वो मेंटेन करके रखती है और अपने साइज को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेती है। एंड सो दिस कॉल्ड, यस यू आर गेसिंग करेक्ट, कंपनसेटरी। कंपनसेटरी रीजनरेशन, इसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, कंपनसेटरी रीजनरेशन बोल रहे हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपनसेटरी रीजनरेशन, कि भाई जो लॉस हो चुका है उसी को कंपनसेट करना है, मतलब उसी को हमको क्या करना है भाई, दोबारा से थोड़ा सा मेंटेन कर देना है, अपना हर्जाना भरना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन। सो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि कंपनसेटरी रीजनरेशन का ये एग्जाम्पल है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं चीजों को, ध्यान से देखिए। इसी की बात कर रहा था कि क्लोनोजेनिक निडोब्लास्ट आर इन्वॉल्व इन प्लेनेरियन। ओके, प्लेनेरियन जो प्लेनेरिया फ्लैटवर्म होते हैं आपके सिलिंड्रेट्स और फिर आगे कुछ हेलमेंथ उनके बीच के मेंबर है, और प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है, इसको मेंशन भी करते हैं, ट्रू रीजनरेशन। व्हाई वी आर कॉलिंग इट ट्रू रीजनरेशन, आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताइए क्यों हम इसको ट्रू रीजनरेशन बोलते हैं। व्हाई वी कॉल इट ट्रू रीजनरेशन। इन केस ऑफ प्लेनेरिया वी आर मेंशनिंग दिस इज ट्रू रीजनरेशन। व्हाट इज इट्स मीन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, और ये हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक एग्जांपल है, किस चीज का एग्जांपल है, तो भाई प्लेनेरिया में जो निडोब्लास्ट सेल है, एक्चुअली हम स्पेसिफिकली प्लेनेरिया के रीजनरेशन की बात कर रहे हैं। प्लेनेरिया में जो निडोब्लास्ट सेल है इसमें बेटा होता है स्टेम सेल मीडिएट रीजनरेशन में, जैसा कि आपको बता ही रहा था, हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल, स्किन सेल, नियोब्लास्ट सेल, इन सभी में आप देखोगे ये इनमें क्या हो रहा है, स्टेम सेल मीडिएट रीजनरेशन, इन सब में हो रहा है स्टेम सेल मीडिएट रीजनरेशन।
कीप इन माइंड। सो ये आपका रिसेंट ईयर 2023 में पूछा गया है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रायोरिटी जरूर दीजिएगा जो रिसेंट ईयर में आ रहे हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा न्यू पार्ट भी था। अगर आप पिछले पुराने अगर ऑर्डर को देखेंगे 2011 से 2018 और 17 तक के पैटर्न को देखेंगे तो वहां पे ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। बट आफ्टर 2018 और 20, आई कैन से 20 के बाद से, जब से वो दो शिफ्ट वाला स्टार्ट हुआ है, राइट नाउ द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो चेंज। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नए डिजाइन हो रहे हैं, नए पैटर्न पे डिजाइन हो रहे हैं, या फिर वो सीधे सीधे रिसर्च पेपर से उठ रहे हैं। तो आपको अपना जो सोच का दायरा है ना वो थोड़ा सा और बढ़ा के रखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस पर आपको खेलना है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, द आंसर इज सी। इस तरीके के क्वेश्चन अब बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं इनके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रीड करते हैं, समझते हैं और फिर इसको आंसर करेंगे। फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग रीजनरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन किए गए रिगार्डिंग रीजनरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द रीजनरेटिंग ब्लास्टिमा सेल इन एम्फीबियन, ध्यान रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द रीजनरेटिंग ब्लास्टिमा सेल इन एम्फीबियन रिटेन देयर स्पेसिफिकेशन इवन when they डी डिफरेंशिएट। हो सकता है ये वाला पार्ट मैंने बहुत डिटेल में ना आपको समझाया हो, चलो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। आपने देखा था कि हमने न्यूट की बात की थी, या फिर हमने किसकी बात की, सैलमेंडर की बात की थी। इस तरीके से इसका हाथ था, राइट। आपने एक चीज नोटिस की थी, जब यहाँ पे एम्पुटेशन हुआ, यहाँ पे जब कट लगा, तो आपने इस पर्टिकुलर रीजन को जब ऑब्जर्व किया था कि जब इसमें कट लग गया इस वाले रीजन में, तो आपने क्या देखा था कि यहाँ पे सबसे पहले एपिकल एक्टोडर्मल कैप क्रिएट होगी। ये कटा हुआ एम्पुटेटेड साइड है। और यहाँ पे आपने क्या देखा था, ऊपर एपिडर्मिस की सेल है, ये मान लो एपिडर्मल सेल है, ये क्या है हमारे पास, एपिडर्मल सेल है, राइट। एपिडर्मल सेल के साथ ये देखो, ये क्या है, नर्वस सिस्टम की सेल है, राइट। और ये देखो, ये आपकी मसल सेल है। अब एक चीज नोटिस करना कि ये जो मसल्स की सेल है, ये जो दोनों सेल है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और ये जो आपका स्किन सेल, ये दोनों कैसी है, एक्टोडर्मल ओरिजिन की है। कैसी है, एक्टोडर्म। ये दोनों नेचर कैसा शो करती है, एक्टोडर्म। और जो आपकी ये ग्रीन कलर से मैंने बनाई है, ये कौन सी, मीजोडर्म सेल, मीजोडर्म। मीजोडर्म क्यों भाई, मसल्स मीजोडर्म होती है, मेन तीन जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो एक्टोडर्मल नेचर की नर्वस सिस्टम और स्किन है, मीजोडर्म नेचर की कौन है, मसल्स है। और आपने यहाँ पे मेंशन किया था कि यहाँ पे आगे क्या बन जाता है, कैप बन जाता है, जिसको हम एपिकल एक्टोडर्मल कैप बोलते हैं, राइट। और इसी के जस्ट नीचे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल रहता है, दैट्स कॉल्ड ब्लास्टेमा, ब्लास्टेमा। और आप याद करो मैंने क्या बताया था कि जो ब्लास्टिमा है वो किससे बना हुआ है, इन्हीं सेल से, इन्हीं जो इसी के जस्ट एपिकल एक्टोडर्मल कैप के जस्ट नीचे सेल थी, वो क्या करती है, डी डिफरेंशिएशन करती है। डी डिफरेंशिएशन करने के बाद वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाती है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए ये जो एक्टोडर्म की सेल है, ये अगर ब्लास्टिमा बनाने में यहाँ पे इन्वॉल्व हुई, तो जब डी डिफरेंशिएशन के बाद रीडिफरेंशिएशन होगा, तो ये रीडिफरेंशिएशन के टाइम पे ये क्या करती है, पहले डी डिफरेंशिएशन करेगी, फिर कैसे हो जाएगा अनडिफरेंशिएटेड मास, और फिर यही क्या करेगी, रीडिफरेंशिएशन। याद रखना जब ये रीडिफरेंशिएशन कर रही होगी तब भी ये अपनी एक्टोडर्मल नेचर की ही सेल बनाएंगी। अगर ब्लास्टिमा बनाते टाइम, जब ब्लास्टिमा बन रही थी उस समय इन्होंने अपने नेचर को लॉस किया, डी डिफरेंशिएट हुई, अनडिफरेंशिएटेड सेल बन गई, मगर किससे ओरिजिनेट हुई है, एक्टोडर्म से। तो जब दोबारा से ये रीडिफरेंशिएट होगी तब भी एक्टोडर्मल सेल ही बनाएगी। वो अलग बात है कि स्किन वाली सेल थी तो नर्वस सिस्टम बना दिया उसने, नर्वस सिस्टम वाली सेल थी स्किन बना दिया, क्योंकि वो दोनों एक्टोडर्म है। वो अपने नेचर को वहीं के वहीं मेंटेन करेगी। अगर एक्टोडर्म की सेल है तो एक्टोडर्मल नेचर की ही आगे रीडिफरेंशिएट होने पे सेल बनाएगी। सेम मैनर में अगर कोई मीजोडर्मल की सेल है तो जब वो रीडिफरेंशिएट होगी तो वो मीजोडर्मल सेल ही में रहेगी। समझ रहे हो इस बात को, तो उस समय भी वो मीजोडर्मल सेल ही रहने वाली है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस। सो इसी चीज को इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया, मैंने डिटेल में समझाया। द रीजनरेटिंग ब्लास्टिमा सेल इन एम्फीबियन रिटेन देयर स्पेसिफिकेशन, मतलब रिटेन देयर, आप स्पेसिफिकेशन बोल दो या जर्म नेचर,
ये अपने जर्म नेचर को रिटेन करके रखते हैं इवन व्हेन दे डी डिफरेंशिएट और रीडिफरेंशिएट। जब वो डी डिफरेंशिएट हो रही है या फिर रीडिफरेंशिएट हो रही है उस समय वो अपने नेचर को मेंटेन करके रखती है, जर्म नेचर को रिटेन करके रखती है। ये स्टेटमेंट सही है। अ ट्रांसजेनिक हाइड्रा, एक ट्रांसजेनिक हाइड्रा बनाया गया है मेड बाय मिस एक्सप्रेशन ऑफ बीटा कैटरीन। बीटा कैटरीन का आपने मिस एक्सप्रेशन कर दिया। विल शो न्यूमरस एक्टोपिक टेंटिकल, उससे क्या मिस एक्सप्रेशन इसके बीटा कैटरीन के मिस एक्सप्रेशन से, ये बीटा कैटरीन है इसके मिस एक्सप्रेशन है एक्टोपिक टेंटिकल बनते हैं, नहीं एक्टोपिक बड बनती है, याद रखना। क्या बनती है? एक्टोपिक बड। बड होता तो सही हो जाता है, यहाँ पे एक्टोपिक टेंटिकल लिखा हुआ है ना। कभी भी हाइड्रा की बॉडी से आप ऐसे नहीं देखोगे कि टेंटिकल निकल रहे हैं। हाइड्रा की बॉडी से टेंटिकल नहीं, हाइड्रा की बॉडी से बड निकलती है। बर्ड अगर निकल रही है तो समझ में आता है, राइट? टेंटिकल नहीं होगा। इन प्लेनेरिया इफ WNT पाथवे इज एक्टिवेटेड देन द पोस्टीरियर ब्लास्टेमा वुड रीजनरेट इनटू हेड। नहीं, ये बात भी सही नहीं है। वो जरूरी नहीं है कि वो हेड में कन्वर्ट होगी, वो अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर अदर भी बनाएगी, राइट? तो इसको भी आप कट करेंगे, इसको भी कट कर रहे हैं। अ रीजनरेटिंग ब्लास्टेमा इज फॉर्म्ड इन मैमेलियन लिवर। नहीं भाई, एब्सोल्यूट गलत है। रीजनरेटिंग ब्लास्टेमा से लिवर में तो होती नहीं है, तो कंपनसेटरी रीजनरेशन होगा। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन आप अगर एक स्टेटमेंट आपका सही है और एक गलत है और उसके मैट्रिक्स के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, ठीक है? कि डी होगा नहीं, सी गलत मेरे को पहले मिल गया, सी होगा नहीं और ए तो है ही सही, तो ए आंसर आ जाएगा। आया समझ में? आंसर ए इज करेक्ट। इज इट क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ये ऐसे अप्रोच करेंगे। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा, मैंने मेंशन किया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मैं जैसा कि बोल रहा था कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, चीजें और बढ़ रही हैं। अगर आज से 6 साल पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो मैं आंख बंद करके मॉर्फोलेक्सिस रखता इसका आंसर लिटरली। चलिए समझ लेते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीजनरेशन इन हाइड्रा इज करेक्ट? इट फॉलो स्टेम सेल मीडिएट। नहीं भाई, स्टेम सेल मीडिएट तो होगा नहीं। इट फॉलो स्टेम सेल मीडिएट रीजनरेशन एंड मॉर्फोलेक्सिस। देखो, स्टेम सेल मीडिएट रीजनरेशन क्या होगा? अकेला मैंने पहला क्यों गलत किया? क्योंकि मॉर्फोलेक्सिस भी होती है वहां पे, ठीक है? तो स्टेम सेल मीडिएट एंड मॉर्फोलेक्सिस ये दोनों होंगी, या फिर इट फॉलो स्टेम सेल मीडिएट रीजनरेशन, मॉर्फोलेक्सिस या एपीमॉर्फोसिस या ओनली मॉर्फोलेक्सिस। ओनली मॉर्फोलेक्सिस। अगर मैं आज से 8 साल पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता मैं बोलता ओनली मॉर्फोलेक्सिस। बट जब आप चीजों को और बेटर वे में समझने लग जाते हो, क्योंकि रिसेंट ईयर 2023 का ही क्वेश्चन है, जस्ट पिछला ही क्वेश्चन है पिछले ईयर का, इसका जो एनटीए ने जो आंसर किया है वो है सी। एंड व्हेन आई चेक इट आल्सो, तब मुझे भी लगा अच्छा, क्योंकि जब आप ओवरऑल देख रहे हो तो आप यहाँ पे स्टेम सेल के इन्वॉल्वमेंट को भी बोल रहे हो कि हाइड्रा में स्टेम सेल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पे मॉर्फोलेक्सिस तो एब्सोल्यूट होगी ही होगी, आपको मॉर्फोलेक्सिस मिलेगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे एपिमॉर्फोसिस को भी मेंशन किया है कि जब आप हाइड्रा की बॉडी को क्रिएट कर रहे हो, मान लो कट किया आपने 2 पार्ट में इसको, राइट? तो आप यहाँ पे जैसे एपिमॉर्फोसिस का मतलब क्या है कि बॉडी के ऊपर बनती है, क्या बचा हुआ पार्ट बॉडी के ऊपर बनता है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी बोला गया कि भाई जो आपकी ये बची हुई बॉडी थी उसी के ऊपर हमने फुट बना दिया। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एपिमॉर्फोसिस। बट कीप इन माइंड, एपिमॉर्फोसिस नहीं इसका बहुत एब्सोल्यूट आंसर होगा। इसका एब्सोल्यूट मैनर में तो मॉर्फोलेक्सिस ही चलेगा, मगर यहाँ पे स्टेम सेल मीडिएट भी बात मेंशन की गई, एपिमॉर्फोसिस भी मेंशन किया गया, मॉर्फोलेक्सिस भी मेंशन किया गया। अगर इस बार इस पैटर्न पे क्वेश्चन आए तो आप तीनों को ही लगाइएगा, ठीक है? मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि एनटीए ने इसी को आंसर को सही भी किया था, राइट? सो आंसर यहाँ पे सी आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। सो बच्चों, यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे गए मैक्सिमम मैंने कोशिश की है रिसेंट ईयर के उठाए और पिछले ईयर्स के भी क्वेश्चन उठाए हुए हैं। यहाँ पे मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस भी करा दिए, आपको कंसेप्ट भी समझा दिया। मुझे लगता है ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसी तरीके के और भी बहुत प्यारे प्यारे सेशन आपके लिए आते रहेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट आपको मैं श्योर करता हूँ जरूर मिलेगा। एंड करियर एंडेवर यू ऑलरेडी हो बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर CSIR नेट। Okay, keep learning and be happy. Bye bye.